कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो लोग लगभग बराबर पैसा कमाते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा अभी भी पैसों की चिंता में जी रहा होता है? पहली नजर में हमें लगता है कि शायद एक ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, शायद उसने बेहतर इन्वेस्टमेंट चुने होंगे, शायद उसे ज्यादा मौके मिले होंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अलग जवाब देती है। ये किताब कहती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। और यही बात मुझे इस किताब की सबसे दिलचस्प बात लगी, क्योंकि स्कूल हमें गणित सिखाता है, कॉलेज हमें स्किल्स सिखाता है, लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार कैसे करना है ये शायद ही कोई सिखाता है। यही वजह है कि कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर बैठते हैं और कभी कभी बिल्कुल साधारण लोग भी धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बना लेते हैं। और शायद यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जरा अपने आसपास देखिए। कितने लोग हैं जिनकी इनकम पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी चिंताएं भी उतनी ही बढ़ गई हैं। नई सैलरी आती है, नया खर्च शुरू हो जाता है, नई लाइफस्टाइल आती है, नई एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती हैं, और फिर इंसान उसी दौड़ में वापस पहुंच जाता है जहां वो पहले था। यही किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है। अक्सर समस्या पैसे की कमी नहीं होती, समस्या ये होती है कि हम पैसे को समझते कैसे हैं, हम वेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, हम सफलता को कैसे देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने डिसीजंस किस साइकोलॉजी के आधार पर लेते हैं। अगर मुझे पूरी किताब का डीएनए सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा तय होती है। पहली बार यह सुनकर शायद यह बात बहुत साधारण लगे, लेकिन जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ये पावरफुल लगने लगती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में हर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, हर कोई नेक्स्ट स्टॉक ढूंढ रहा है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग अपने बिहेवियर को देख रहे हैं। क्या मैं पेशेंस रख सकता हूं? क्या मैं फियर के समय शांत रह सकता हूं? क्या मैं ग्रीड के समय कंट्रोल रख सकता हूं? यही सवाल असली फर्क पैदा करते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। मॉर्गन हाउसेल वेल्थ के बारे में बात शुरू ही एक ऐसी कहानी से करते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। एक तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक साधारण आदमी, पूरी जिंदगी गैस स्टेशन अटेंडेंट और जेनिटर का काम किया। न कोई बड़ी सैलरी, न कोई सेलिब्रिटी स्टेटस, न कोई स्टार्टअप, न कोई वायरल सक्सेस स्टोरी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास करोड़ों डॉलर की वेल्थ थी। दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फस्कोन, हाईली एजुकेटेड, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव, बड़ी इनकम, बड़ा स्टेटस, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्टेड नाम, लेकिन बाद में फाइनेंशियल कोलैप्स का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था, सवाल यह है कि दोनों के रिजल्ट्स इतने अलग क्यों थे। और यहीं किताब का पहला बड़ा लेसन सामने आता है। वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ कमाना काफी नहीं है, वेल्थ को बनाए रखना भी आना चाहिए। यह बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया अक्सर वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करती है। हर जगह यह बताया जाता है कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि पैसा बचाकर कैसे रखें, उसे ग्रो कैसे करें, उसे अननेसेसरी रिस्क से कैसे बचाएं। और यही वजह है कि कई लोग वेल्थ क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने जब पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर फाइनेंशियल सक्सेस को सिर्फ विजिबल चीजों से मापते हैं। कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कौन सी वॉच है, कौन सा फोन है। लेकिन किताब कहती है कि वेल्थ अक्सर दिखाई ही नहीं देती। यह शायद पूरी किताब की सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशंस में से एक है, क्योंकि जो पैसा आपने खर्च नहीं किया, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जो पैसा आपने फ्यूचर के लिए बचाया, वही आपकी वास्तविक वेल्थ है। लेकिन समस्या यह है कि वह दिखाई नहीं देता। मान लीजिए दो लोग हैं, पहले व्यक्ति ने अपनी पूरी इनकम लाइफस्टाइल पर खर्च कर दी, दूसरे व्यक्ति ने उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया। पहला व्यक्ति बाहर से ज्यादा अमीर दिखाई देगा, दूसरा व्यक्ति शायद साधारण लगे। लेकिन 10 या 20 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। क्यों?
क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ धीरे धीरे काम करती है और कंपाउंड ग्रोथ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समय की। यही कहानी बदलने लगती है। हम अक्सर वेल्थ को डेस्टिनेशन समझते हैं, लेकिन किताब वेल्थ को प्रोसेस की तरह देखती है। एक ऐसा प्रोसेस जो छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर बार इंपल्स बाइंग से बचना, हर फाइनेंशियल डिसीजन में फ्यूचर को याद रखना। ये डिसीजंस उस समय ड्रामेटिक नहीं लगते, लेकिन वर्षों बाद यही डिसीजंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वेल्थ इतनी सिंपल प्रिंसिपल्स पर बनती है तो फिर ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब किताब एक बहुत ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में देती है। हम सभी अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, हम स्टेटस चाहते हैं, हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं और धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे गोल्स से ज्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होने लगते हैं। यही वह ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। एक व्यक्ति नई कार खरीदता है, दूसरा उससे बेहतर कार खरीदना चाहता है, फिर तीसरा उससे भी बेहतर। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टेटस का गेम ऐसा गेम है जिसमें फिनिश लाइन लगातार आगे बढ़ती रहती है। और शायद यही वजह है कि कई हाई अर्नर्स भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। उनकी इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस उससे भी तेज बढ़ती रहती हैं। मॉर्गन हाउसेल यहां एक बेहद महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। लोग अक्सर वेल्थ नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें वेल्थी समझें। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वेल्थी दिखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन वेल्थी बनने के लिए पैसा बचाना पड़ता है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी इस ट्रैप में फंसते हैं। हम सोचते हैं कि कोई चीज हमें खुश करेगी, हम उसे खरीद लेते हैं, कुछ समय खुशी मिलती है, फिर वह सामान्य लगने लगती है और फिर हमें अगली चीज चाहिए होती है। इसे ही साइकोलॉजिस्ट्स हेडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं और यह वेल्थ क्रिएशन का साइलेंट एनिमी है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किताब का अगला लेसन शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसा लेसन जो इन्वेस्टिंग, सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग की पूरी समझ बदल देता है। एक ऐसा लेसन जो बताता है कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पेशेंस हो सकता है। और शायद यही वह जगह है जहां द साइकोलॉजी ऑफ मनी अपनी सबसे गहरी बात कहना शुरू करती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। जब लोग वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो उनका ध्यान अक्सर रिटर्न्स पर होता है। कौन सा स्टॉक ज्यादा बढ़ेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, कौन सा शॉर्टकट जल्दी अमीर बना सकता है। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने के लिए कहती है। किताब कहती है कि वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी रिटर्न्स को लंबे समय तक जारी रखना है। और पहली बार यह सुनने पर शायद यह बात एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन यही वह प्रिंसिपल है जिसने दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स को बाकी लोगों से अलग किया है। मॉर्गन हाउसेल बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कंपाउंडिंग कोई फाइनेंशियल ट्रिक नहीं है, यह समय और धैर्य का परिणाम है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की सफलता का अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के 20, 30 या 40 साल नहीं देखते। उदाहरण के लिए, दुनिया के महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट की वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के बाद के वर्षों में बना। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए। और यही वह चीज है जिसे अधिकांश लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। इतनी धीरे कि शुरुआत में वह दिखाई भी नहीं देती। यही ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे प्रोसेस छोड़कर एक्साइटमेंट के पीछे भागने लगते हैं। कभी कोई हॉट स्टॉक, कभी कोई नया ट्रेंड, कभी कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी। लेकिन समस्या यह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्साइटमेंट अक्सर रिस्क के साथ आती है और पेशेंस अक्सर रिवॉर्ड के साथ। मुझे इस किताब की एक बात बहुत वास्तविक लगी। किताब कहती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, क्योंकि जिंदगी स्प्रेडशीट की तरह नहीं चलती। किसी की नौकरी जा सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं,
और यही कारण है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना महत्वपूर्ण है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हर चीज परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखिए। अपने फाइनेंशियल लाइफ में ब्रीडिंग रूम रखिए, कुछ सेविंग्स रखिए, इमरजेंसी फंड रखिए। ऐसे डिसीजंस लीजिए जिनमें गलती की थोड़ी गुंजाइश हो, क्योंकि जिंदगी हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती। मैंने जब इस आइडिया पर विचार किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम में से बहुत लोग फाइनेंशियल सक्सेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद फाइनेंशियल सक्सेस का बड़ा हिस्सा सरवाइव करने में है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करने लगती है, लेकिन अगर आप बीच में ही बाहर हो गए तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसका फायदा नहीं मिलेगा। और शायद यही किताब का सबसे अंडररेटेड लेसन है। गेम में बने रहना गेम जीतने से पहले आता है। कई लोग हाई रिटर्न्स की तलाश में ऐसे रिस्क्स ले लेते हैं जो उनकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को खतरे में डाल देते हैं, लेकिन लंबे समय की वेल्थ अक्सर बोरिंग डिसीजंस से बनती है। नियमित इन्वेस्टिंग, अनुशासन, धैर्य, कंसिस्टेंसी, ये बातें ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन वेल्थ अक्सर ग्लैमर से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। अब सवाल उठता है, आखिर पैसा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा चीजें खरीद सकें? किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं कि वह आपको लग्जरी देता है। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये हुए कि वह आपको कंट्रोल देता है, अपने समय पर, अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी पर। जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है तो आप हर निर्णय डर के कारण नहीं लेते। आप सिर्फ सैलरी के लिए कोई काम नहीं करते। आप सिर्फ बिल्स भरने के लिए हर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपके पास विकल्प होते हैं, और शायद वेल्थ का असली अर्थ भी यही है, ऑप्शंस, फ्रीडम, चॉइस। यह हिस्सा पढ़ते समय मैं काफी देर तक सोचता रहा, क्योंकि बचपन से हमें वेल्थ को अक्सर पोजीशंस के रूप में दिखाया जाता है। बड़ा घर, महंगी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन किताब वेल्थ को एक अलग लेंस से देखती है। वेल्थ वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। वह सेविंग्स जो बैंक में है, वही इन्वेस्टमेंट्स जो क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं, वह फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको मुश्किल समय में संभाल सकती है। और शायद यही वजह है कि कई लोग अमीर दिखते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्रेजाइल होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण दिखते हैं लेकिन वास्तव में मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना चुके होते हैं। बाहर से दोनों एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन अंदर की कहानी पूरी तरह अलग होती है। अब सवाल है, इस किताब से हम अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं? अगर कोई लिसनर कल सुबह उठकर सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल चीजें करना चाहे तो क्या करे? सबसे पहले अपने खर्चों को समझिए। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट सीखने में समय लगाते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि जिंदगी हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। तीसरा, इन्वेस्टिंग को इवेंट नहीं, हैबिट बनाइए। हर महीने थोड़ा निवेश, नियमित निवेश, लंबे समय तक निवेश। चौथा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचानिए। इनकम बढ़े तो जरूरी नहीं कि खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़े। और पांचवां, पेशेंस को फाइनेंशियल स्किल की तरह देखिए, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग में पेशेंस अक्सर इंटेलिजेंस से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस किताब से मिली सबसे बड़ी सीख बताऊं तो वह इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, वह स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगी, वह मार्केट प्रिडिक्शन भी नहीं होगी। सबसे बड़ी सीख ये होगी कि पैसा एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। कई बार हमें वेल्थ बनाने से ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। हम डर में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लालच में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कंपैरिजन में कैसे रिएक्ट करते हैं।